मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इनामी गैंगस्टर और रिवॉल्वर रानी दोनों ही अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की। इन दोनों की गिरफ्तारी को बहुत बड़ी सफलता माना जा रहा है। शिकंजे में गैंगस्टर काला जठेड़ी। शिकंजे में लेडी डॉन अनुराधा चौधरी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनामी बदमाश काला जठेड़ी को धर दबोचा है। काला जठेड़ी के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया जो कि खुद लेडी डॉन है, जिसका नाम अनुराधा चौधरी उर्फ अनुराग उर्फ लेडी मिंज बताया जाता है। काला जठेड़ी अनुराधा के साथ उत्तराखंड में छिपा हुआ था। उत्तराखंड से जब वो सहारनपुर आया तो वहां से पकड़ा गया। पहलवान सागर हत्याकांड में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद काला जठेड़ी का नाम अचानक चर्चा में आ गया था। काला जठेड़ी और उसके साथ गिरफ्तार हुई उसकी पार्टनर अनुराधा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है, काला जठेड़ी और उसके साथ एक महिला डॉन को भी। काला जठेड़ी का नाम जो है सागर धनखड़ केस में भी आया था। ये 200 से ज्यादा मामले में वांछित रहा है। डीसीपी मनीषी चंद्रा की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। ये काला जठेड़ी और साथ में उसके अनुराधा, जो कि अनुराधा पे भी काफी मामले हैं, ये भी एक नामी गैंगस्टर है। उसके पास काला जठेड़ी के पास 7 लाख का इनाम था। और अब दिल्ली पुलिस की जो टीम है इसको लेकर के पटियाला हाउस कोर्ट जाएगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अब ये टीम वापस इसको अंदर लेके जा रही है, जहाँ पे उनका इंटेरोगेशन किया जाएगा। काला जठेड़ी कितना खतरनाक था ये इसी बात से समझिए कि उसके ऊपर 7 लाख का इनाम था। फिरौती, लूट और हत्या के आरोप हैं। जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। इसके ज्यादातर शूटर विदेश में बताए जाते हैं। जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी पर मकोका लगाया हुआ है। 2004 तक केबल ऑपरेटर की नौकरी करता था जठेड़ी, लेकिन इसके बाद जठेड़ी जुर्म की दुनिया में घुसता चला गया। वहीं काला जठेड़ी के साथ पकड़ी गई उसकी महिला मित्र अनुराधा को राजस्थान की लेडी डॉन के रूप में पहचाना जाता है। अनुराधा कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की गैंग से जुड़ी हुई थी। आनंद पाल का एनकाउंटर होने के बाद से ही वो फरार हो गई। इसी दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मदद से अनुराधा की मुलाकात काला जठेड़ी से हुई और पिछले करीब 9 महीने से ये लोग साथ थे और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं झारखंड के धनबाद की, जहां पर आपको याद हो कि जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी एक ऑटो से टक्कर के बाद। आज जो एसआईटी की टीम है वो उसी जगह पर गई थी जहां पर ऑटो से टक्कर हुई थी, यानी कि ऑटो ने टक्कर मारी थी और फिर उसके बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। परत दर परत जो अब चीजें हैं, तमाम खुलासे हैं, वो करने की कोशिश हो रही है एजेंसीज के थ्रू। लेकिन वहीं आज झारखंड सरकार की अगर बात करें तो उसने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। ये तस्वीरें जब से सामने आई हैं तब से जांच की जा रही है कि ये हादसा है या हत्या। धनबाद में जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। हर एंगल से जांच की जा रही है। एसआईटी की टीम भी जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ऑटो से टक्कर एक हादसा था या सोची समझी साजिश। एसआईटी की टीम शनिवार को जगह पहुंची जहां ये घटना हुई थी। घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का रिक्रिएशन किया गया। ये जानने की कोशिश की गई कि कैसे एक ऑटो की टक्कर ने जज उत्तम आनंद को ऐसा धक्का मारा कि उनकी मौत हो गई।
धनबाद न्यायाधीश हत्याकांड के मामले में पुलिस लगातार अभी भी जांच कर रही है। सबसे पहले मैं आपको जायजा दे दूं जहां हम इस समय मौजूद हैं। देखिए ये वो तस्वीरें हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, जहां पे पुलिस की टीम इस समय धनबाद के अंदर लगातार स्पॉट पे विजिट कर रही है और कोशिश कर रही है कि कुछ ना कुछ जो भी एविडेंसेस हैं वो इकट्ठे करे जाएं। आपको बता दें कि कल SIT की टीम धनबाद के अंदर मौजूद थी, जिसमें झारखंड के सभी आला अधिकारी मौजूद थे, चाहे वो ADG हों, चाहे वो SP सिटी हों, चाहे वो SSP हों। तो सभी एक कोशिश में लगे हैं किस तरीके से जल्दी इस पूरे हत्याकांड को सॉल्व करा जाए। SIT की टीम ने घटना स्थल की बारीकी से निरीक्षण किया है। ये घटना 28 जुलाई की सुबह की है, जब जज उत्तमानंद अपने आवास से धनबाद गोल्फ कोर्स जॉगिंग के लिए जा रहे थे। इस हाई प्रोफाइल घटना के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर झारखंड पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद ADG अभियान के नेतृत्व में एक हाई लेवल SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें IG, DIG, SSP और ASP रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया है। अब SIT भी जांच में शामिल हो गई है। बिंदुओं को जोड़ा जा रहा है, लेकिन निष्कर्ष पे अभी तक शायद झारखंड पुलिस नहीं पहुंच पाई है। धनबाद में मैं इस समय मौजूद हूं। तस्वीरें एक बार फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाएं कि ये वो जगह है, ये वो स्पॉट है जहां पे न्यायाधीश उत्तम को ऑटो ने पीछे से मार दिया था, और लेकिन उसके बाद पहले वो हिट एंड रन का केस कहा जा रहा था, लेकिन CCTV जब खंगाले गए तो CCTV में पता लगा कि ये कोई सोची समझी षड्यंत्र है, और उसी पे अब लगातार आप देख सकते हैं पुलिस कोशिश कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले में छुपा हुआ है और कौन कौन इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। जज उत्तमानंद के परिवार वालों ने हमसे बात की। उनके मुताबिक किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। परिवार वालों का कहना है कि वो चाहते हैं कि पूरे मामले की सही से जांच हो। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। एक जो है सो प्लान्ड मर्डर है, पहले से प्लानिंग करके क्रिमिनल्स लोगों ने कहा कि इस तरह का बहुत सा क्रिमिनल केसेस से ट्रायल के 2000 वेरी सी, अब क्या कहें, वो सब जो है सो बहुत सीरियस केसेस थे। कह सकते हैं कि कोई रंजिश पुरानी, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो हैंडल कर रहे थे, बहुत सारे क्रिमिनल्स से रिलेटेड भी, और क्या कोई थ्रेट कभी पिछला कुछ इस तरीके की बात अगर परिवार कहना चाहे? नहीं, परिवार को इस थ्रेट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है वो न्यायिक कार्य में लगे हुए थे, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो सब जांच में आ ही जाएगा। जांच बहुत बढ़िया से चल रहा है। हमारा बस इतना ही मांग है कि सही जांच हो, सही ढंग से जो मुख्य कल्प्रिट है पकड़े जाए। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। धनबाद पुलिस आरोपी के घर के आसपास के भी CCTV फुटेज की जांच कर रही है। वहीं आरोपी ऑटो वाले की मां का कहना है कि आरोपी करीब 1.5 साल से साथ नहीं रह रहा था। बातचीत भी बंद है। हमसे तो उससे बातचीत भी नहीं है। हमसे उससे बात बहुत दिन से बंद है। उससे हम मोबाइल में भी बात नहीं होता है, चाहे आता भी नहीं है। हमसे उससे बातचीत भी नहीं है। करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया है। हम नहीं रखते हैं उसको साथ में। SIT टीम घटना स्थल और सबूत ढूंढने की कोशिश कर रही है। मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है। CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, ये पता लगाना कि जज उत्तमानंद की मौत वाकई एक हादसा था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां पर जो जंग है वो तेज होती जा रही है। अब जो ताजा खबर मिल रही है वो ये कि कांधार जैसा जो महत्वपूर्ण शहर है उसके बहुत करीब पहुंच चुका है तालिबान। आपको बताते हैं कि यहां पर जो UN मिशन, जो अफगानिस्तान मिशन इन अफगानिस्तान है, यानी कि यूनेमा है, उसके दफ्तर पर हमला किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अफगानी सेना और तालिबानियों के बीच जंग भीषण होती जा रही है। जहां जहां तालिबानियों का कब्जा हो रहा है, वहां से सैनिकों को भागना पड़ रहा है। वहां आम जनता पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तालिबानी आतंकियों की कोशिश है कि किसी तरह वो कंधार और काबुल पर कब्जा कर लें। उन्हें रोकने के लिए अफगानी सेना ने भी पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए हैं। तालिबान अफगान सेना में भीषण जंग। बड़े शहरों की ओर बढ़ रहा तालिबान।
अमेरिकी सेना की वापसी के बाद कई साल से चुप बैठा तालिबान फिर अफगानिस्तान पर कब्जे की जी जान से कोशिश में लग गया है। एक के बाद एक इलाके में तालिबानी झंडे दिखने लगे हैं। पाकिस्तान से लेकर ताजिकिस्तान की सीमा तक कई महत्वपूर्ण इलाकों में तालिबान पैर जमा चुका है और खबरों के मुताबिक इस समय 3 बड़े शहरों पर कब्जे को लेकर जंग जारी है। दक्षिण और पश्चिमी अफगानिस्तान के बड़े शहरों में धमाके हो रहे हैं। यहाँ के बड़े शहरों पर कब्जा जमाने के लिए तालिबान ने पूरी ताकत लगा दी है। अफगानी सेना भी पूरी ताकत से इन आतंकियों को आगे बढ़ने से रोकने में लगी है। बताया जा रहा है कि तालिबानी आतंकी हेरात और लश्करगह शहरों में पहुंच गए हैं। कंधार शहर के पास भी जबरदस्त जंग जारी है। तालिबानियों का दावा है कि उन्होंने देश के आधे जिलों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानियों ने सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया है और अब तालिबान की नजरें बड़े शहरों पर हैं। बताया जा रहा है कि इस जंग की वजह से हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। अफगानिस्तान इस समय बड़ी मुश्किल में है। कंधार के आसपास जंग पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि माना जाता है कि तालिबान कंधार को अपनी अस्थायी राजधानी बनाना चाहता है। ये भी माना जा रहा है कि अगर कंधार का इलाका तालिबान के हाथों में चला गया तो आसपास के कुछ और इलाकों पर भी उसका कब्जा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सबसे भीषण युद्ध कंधार में चल रहा है। कभी तालिबान का गढ़ रहा कंधार प्रांत एक बार फिर से जंग का मैदान बन गया है। कंधार अफगानिस्तान के घनी आबादी वाले सूबे में एक है। कंधार में कई सामरिक और व्यापारिक केंद्र हैं। कंधार में UNAMA के दफ्तर पर हमला। इस बीच खबर आई है कि तालिबान ने कंधार में मौजूद यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान यानी UNAMA के दफ्तर पर भी हमला किया है। अफगान विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तालिबान हिंसा खतरनाक स्तर पर पहुंचती जा रही है। वैसे पूरा अफगानिस्तान ही कमोवेश आजकल युद्ध का मैदान बना हुआ है। बताया जा रहा है कि तालिबान आतंकियों और अफगान सेना के बीच करीब 20 प्रांतों में भीषण युद्ध चल रहा है। साल 2001 में अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद से ये पहला मौका है जब अफगानिस्तान में इतने बड़े क्षेत्र पर तालिबान का कब्जा है और ये सब सिर्फ 2 महीने में हो चुका है। अफगानी सेना की बड़ी कार्रवाई। तालिबानियों के बढ़ते कदम रोकने के लिए अफगानी सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। सेना की कार्रवाई में दर्जनों आतंकी ढेर हो चुके हैं। कई इलाके तालिबानियों के कब्जे से भी वापस लिए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अफगान सैनिकों ने शुक्रवार को तालिबान पर बड़ी कार्रवाई की। अफगानिस्तान के उत्तरी जवजान प्रांत में हवाई हमले में तालिबान के 21 आतंकी ढेर हो गए। अफगान सुरक्षा बलों ने कई प्रांतों में आतंकियों को निशाना बनाया है। बीते 2-3 दिन में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें कि तालिबान और पाकिस्तान की जो बीच की साठगांठ है वो भी अब सामने आ चुकी है। तालिबानी हिंसा में पाकिस्तानी सेना शामिल है, उसका हाथ है, किस तरह से ये बात भी सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि इमरान खान पर अफगानिस्तान ने निशाना साधा है। निशाना इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो हैं वो तो इन्हें आम नागरिक बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तालिबान पाकिस्तान भाई भाई। तालिबान के साथ इमरान का हाथ। ये किसी से छुपा नहीं है कि आतंकियों को पाकिस्तान का हमेशा से कितना समर्थन रहा है। अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान ताकतवर होता जा रहा है, पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकी गुट भी जोश में आते जा रहे हैं। यह भी सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की सेना भी तालिबानियों के समर्थन में है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालिबानियों के कब्जे वाले कई गांव खाली करा लिए हैं। फोर्सेज के एक्शन के बाद यह साफ हो गया है कि तालिबानियों की हिंसा में पाकिस्तानी लड़ाके भी बराबरी से शामिल हैं। मुठभेड़ के दौरान ऐसे कई लड़ाकों को अफगानी सेना ने मार गिराया है जो पाकिस्तानी सेना से जुड़े थे। इनके पास से पाकिस्तानी आई कार्ड भी मिले हैं।
इनमें पाकिस्तान सेना का एक अफसर भी है। बताया जा रहा है कि इसका नाम जावेद था। जावेद लोगार पकीता और पकतिया में तालिबानियों की अगुवाई कर रहा था। पाकिस्तानी सेना के जवानों और तालिबानियों का साथ अब खुले तौर पर सामने आ रहा है। पाक पीएम अपनी टिप्पणियों से ये साबित कर रहे हैं कि उनके दिल में तालिबान के लिए कितनी हमदर्दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में इमरान ने कहा था, तालिबानी कोई सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि वो आम नागरिक हैं। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पर 30 लाख ऐसे शरणार्थी हैं। सीमा पर कैंप लगे हैं, इनमें आम नागरिक भी हैं। ऐसे में कोई देश इन पर कार्रवाई कैसे कर सकता है? इमरान ने यह भी कहा कि अमेरिका ने तालिबान को ठीक से हैंडल नहीं किया और सब गड़बड़ कर दिया। वहीं तालिबानियों को सामान्य नागरिक बताने पर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भड़क गया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मुमतज़ई ने कहा है कि तालिबानी किसी भी लिहाज से सामान्य नागरिक नहीं है। आम लोग मानव जाति के लिए क्रूर नहीं होते हैं। पाकिस्तान पर लंबे समय से तालिबान को सैन्य, आर्थिक और खुफिया जानकारी के साथ अफगान रक्षा बलों के खिलाफ उनकी लड़ाई में मदद करने का आरोप लगता रहा है। संयुक्त राष्ट्र की टीम की एक रिपोर्ट के अनुसार तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के करीब 6000 आतंकवादी अफगान क्षेत्र में सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना नदी की अगर बात करें तो वो खतरे के निशान के पास बह रही है। जितने भी निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर चुका है और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसने लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में यमुना उफान पर है। नदी का पानी खतरे के निशान पर है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे यमुना में पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास बना हुआ है। बुधवार को हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिस वजह से यमुना के पानी का बहाव तेज होता गया और राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर शुक्रवार को खतरे के निशान को पार कर गया। शनिवार को यह थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है, क्योंकि शुक्रवार को बैराज से और पानी छोड़ा गया है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और हथनीकुंज बैराज से लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस वक्त मैं यमुना नदी में भी मौजूद हूं और आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ वजीराबाद का ये जो आप देख सकते हैं ये घाट है और इसके जस्ट सामने यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज है और यहाँ पर बीचों बीच यमुना नदी बह रही है। ये यमुना नदी का जो पानी है वो लगातार जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान को इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पानी पार कर चुका है। 205.60 से ऊपर यमुना इस वक्त पानी जो है यमुना में बह रहा है। दिल्ली पुलिस और पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन ने राजधानी में निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। कई इलाकों में नावों को तैनात किया गया है। 24 घंटे हालात पर नजर रखी जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यमुना नदी जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और लोगों को थोड़ा सा, जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो इसके आसपास रहते हैं, उनको थोड़ा सा खतरा है। तो ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है और करीब 54 जो बोट्स हैं वो तैयार की गई हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई खतरा होता है तो उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ भी पूरी तरह से अलर्ट पे है। वहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार भी अलर्ट पे है और लोगों से लगातार जो यमुना नदी के आसपास लोग रहते हैं उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप यहां से थोड़ा कहीं दूर जाकर रहिए, क्योंकि लगातार जो है वो पानी बढ़ रहा है। जिस इलाके में पानी बढ़ रहा है वहां से लोगों ने दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर दिया है। प्रशासन अलर्ट पर है। अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता रहा तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। सैकड़ों घर इसमें बर्बाद हो जाएंगे। अगर जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो वजीराबाद, आईएसबीटी, सरिता विहार और कालिंदी कुंज इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। आसपास के इलाके में बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं बिहार की गया की, जहां पर नदी में आए उफान के बाद एक निर्माणाधीन पुल जो था वो ढह गया। ये बताया जा रहा है कि पिछले 6 साल से इस पुल का निर्माण चल रहा था। 13 करोड़ का बजट भी था, बना तो नहीं, ये पुल ऊपर से बह और गया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं बिहार में गया के पास कोटवारा गांव की, जहां एक निर्माणाधीन पुल पानी में तिनके की तरफ बह गया। ये पुल गांव निरंजना नदी पर बन रहा था। इसका निर्माण 6 साल पहले शुरू हुआ था। पूरे 13 करोड़ की लागत थी, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हो पाया और अब ये पूरा हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि पुल बाढ़ और पानी के तेज बहाव की वजह से बनने से पहले ही भर-भराकर गिर पड़ा है। ये पुल निर्माण कार्य शुरू होने के वक्त से ही विवादों में रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों की तरफ से कई बार आंदोलन भी किया गया, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। सेंटिंग काम जारी था, उसका सेंटिंग मतलब हो गया था। अच्छा। उस 1 मीटर ढला भी गया था पाइल, और उसके बाद बाढ़ आया के बैक और पूरा सेंटिंग को उखाड़ते हुए, पुल को ध्वस्त करते हुए, निर्माणधीन कार्य को ध्वस्त करते हुए चला गया। पुल बनने का कार्य जो है 5-6 साल से चल रहा था, और बारिश आया, मतलब फर्स्ट बारिश ही है, और इसके बाद पूरा मतलब बहा के सेंटिंग वगैरह सब लेके चला गया। 2015 में इस पुल के निर्माण का शिलान्यास किया गया था, लेकिन 2021 का आधा साल गुजर जाने के बाद भी इस पुल का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। भारी बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस पुल के बह जाने से स्थानीय लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आइए अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो कि तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन से सामने आई है। यहाँ पर किस तरह से एक महिला के लिए वहां पर मौजूद जवान देवदूत बनकर सामने आया, आपको बताते हैं। अचानक ये महिला दरअसल ट्रेन के नीचे चली गई थी। कैसे बचाया इस महिला को, इस पर देखिए। ये तस्वीरें देखिए। एक ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में ये महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आ गई। ट्रेन चलने लगी। ये महिला दौड़ती हुई आती है और चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसका पैर फिसल जाता है और इसकी जान अटक जाती है। लेकिन इस पूरी घटना पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक सिपाही की नजर पड़ जाती है। वो तेजी से वहां पहुंचता है और महिला को पकड़ लेता है। पूरी ताकत लगाकर वो महिला को बाहर खींच लेता है। ये देखिए कैसे एक देवदूत बनकर ये सिपाही इस महिला को बाहर खींच लाता है और इसकी जान बचा लेता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। जिस वक्त कांस्टेबल महिला को निकाल रहा था, उस वक्त एक शख्स ट्रेन को रोकने का इशारा भी कर रहा था। ये घटना तेलंगाना के सिकंदराबाद स्टेशन की है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग आरपीएफ जवान की खूब तारीफ कर रहे हैं। आखिर हो भी क्यों ना, अगर जरा सी भी देर हो जाती तो इस महिला का बचना मुश्किल हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।